नमस्कार। कहते हैं कि सियासत में कोई भी किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक भूचाल का कह सकते हैं गहरा विश्लेषण करेंगे। एक ऐसी जगह जहां दशकों पुराने समीकरण एक ही झटके में बदल गए। ये केस स्टडी है तोशाम की। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के तोशाम विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, ये सिर्फ कोई चुनावी इलाका नहीं है, बल्कि दशकों तक इसे एक ही राजनीतिक परिवार का एक तरह से कहें तो मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हार का अंतर था 14,257 वोट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का साफ संकेत है। अब आंकड़े देखिए, ये इस बदलाव की कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 38.68% पर आ गया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने 47.55% वोटों के साथ एक बहुत ही निर्णायक जीत हासिल की। सत्ता के संतुलन में यह एक जबरदस्त फेरबदल था। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर एक परिवार का इतना मजबूत गढ़ ढह कैसे गया? क्या वजहें थीं? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। अपनी इस पड़ताल में हम 6 पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले, किले का पतन कैसे हुआ। फिर वहां की राजनीतिक जमीन को समझेंगे। अभियान का एक ईमानदार विश्लेषण करेंगे। इसके बाद वापसी का खाका क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। एक नए नेतृत्व की जरूरत को समझेंगे और आखिर में जनादेश से शासन तक का सफर कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो शाम, जो बंसीलाल परिवार की एक विरासत वाली सीट मानी जाती थी, वहां ये जो एक तरह का पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, 1996 से लेकर 2009 तक का दौर देखिए। कांग्रेस का वोट शेयर लगातार बढ़ा, 39% से 57% के शिखर तक पहुंच गया। लेकिन 2014 में पहली बड़ी दरार दिखी। वोट शेयर सीधा 38% पर आ गिरा। और दूसरी तरफ बीजेपी, जो पहले मैदान में कहीं थी नहीं, वो 2019 में 37% वोट शेयर के साथ एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी और 2024 में जीत हासिल कर ली। ये टाइमलाइन असल में राजनीतिक हवा के बदलने की कहानी है। 2009 में कांग्रेस अपनी लोकप्रियता की लहर पर सबसे ऊपर थी। 2014 के बाद वो लहर धीरे धीरे उतरने लगी और बीजेपी की एक नई लहर उठनी शुरू हुई, जो 2024 में जीत के किनारे तक पहुंच गई। ठीक है, अब हम अपनी पड़ताल के दूसरे और बहुत अहम चरण में आते हैं। आइए जरा वहां की राजनीतिक जमीन को समझते हैं। वो कौन से सामाजिक और जमीनी कारक थे जो इस पूरी कहानी के पीछे काम कर रहे थे? तो शाम का सामाजिक ताना बाना देखे, यहां लगभग 33% जाट और 24% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। मतलब साफ है कि इन दो बड़े समुदायों का समर्थन किसी भी जीत के लिए बहुत ही निर्णायक होता है। और अब बात उन असली मुद्दों की जो वोटरों के दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। युवाओं में बेरोजगारी, पानी की किल्लत, इलाके में बढ़ता नशे का कारोबार, खेती किसानी का संकट और सड़कें स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे की कमी। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं थे, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं थीं और इन्हीं ने वोट देने के फैसले को प्रभावित किया। चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं और कैंपेन का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं। हमारा मकसद यहां किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ना नहीं है, बल्कि सिस्टम को समझना है कि संगठनात्मक स्तर पर क्या सही हुआ, क्या गलत। ये देखिए, इस स्लाइड में अभियान की ताकत और कमजोरियां बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ परिवार का पुराना नाम और विरासत और जमीन पर एक कैडर नेटवर्क था, ये ताकत थी। तो दूसरी तरफ डिजिटल और मीडिया में बहुत कमजोर मौजूदगी और संसाधनों की भारी कमी जैसी बड़ी चुनौतियां भी थीं। और सच ये है कि सिर्फ विरासत का ब्रांड इन कमियों को छिपाने के लिए काफी नहीं था। ये जो फ्रेमवर्क है, इसे हम चतुर्मुख यानी 4 आयामी विश्लेषण कहते हैं। ये किसी भी अभियान को 4 पैमानों पर मापता है और यहां बिल्कुल साफ दिख रहा है कि संगठनात्मक और संसाधन, इन दोनों मोर्चों पर ताकत कम थी। मतलब संगठन कमजोर था और पैसा भी कम था। सिर्फ एक ठीक ठाक नैरेटिव के दम पर यह लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल था। और चुनाव प्रचार की इस गहमा-गहमी में एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात रखना, भाषण देना, ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हर नागरिक का सम्मान, उसकी गरिमा हमारे राजनीतिक संवाद की बुनियाद होनी चाहिए, चाहे हम किसी से सहमत हों या असहमत।
तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसका निदान किया। अब आगे बढ़ते हैं समाधान की ओर। ये एक स्पष्ट, एक्शन लेने लायक रणनीति का खाका है जो राजनीतिक वापसी का एक रास्ता दिखा सकता है। इसे देखिए, ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले पहला काम है टीमें बनाना और लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनना, सिर्फ अपनी कहना नहीं। फिर अगले 30 दिन यानी D60 पर जनसंपर्क तेज करना और सही लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना। और आखिरी महीने में यानी D30 पर रैलियों और वोटरों को बूथ तक लाने पर पूरा जोर लगाना। और इस पूरी रणनीति का जो निचोड़ है वो है एक हाइब्रिड अप्रोच। इसका मतलब क्या है? मतलब डिजिटल दुनिया की ताकत यानी सोशल मीडिया की पहुंच को जमीन पर घर घर जाकर किए जाने वाले पारंपरिक प्रचार से जोड़ना। आज की राजनीति में इन दोनों का संगम ही सफलता की कुंजी है। और ये कुछ ठोस तरीके हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। स्थानीय बोली में कंटेंट बनाना ताकि लोग उससे जुड़ सकें, पोलिंग स्टेशन के लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, युवाओं के लिए इंस्टाग्राम रील्स, और साथ ही घर घर दस्तक देना, साइकिल रैलियां निकालना और महिला कांग्रेस और कैंपस सेल जैसे विंग्स के जरिए खास समूहों तक पहुंचना। ठीक है, रणनीति और मशीनरी अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं उस मानवीय तत्व की जिसके बिना कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो सकती, यानी नेतृत्व। इस पूरे खाके को जमीन पर उतारने के लिए आखिर किस तरह के उम्मीदवार की जरूरत है? इसका जवाब है एक जनता का कनेक्टर। कनेक्टर मतलब एक ऐसा स्थानीय चेहरा जिसका लोग सम्मान करते हों, जिसकी उम्र 35 से 50 के बीच हो, जो जमीन से जुड़ा हो, जिसकी बातों में सच्चाई हो और जो आज की तकनीक और दुनिया को भी समझता हो। सिर्फ विरासत का नाम या कोई बाहरी प्रोफाइल अब शायद काफी नहीं है। और इस कनेक्टर में कुछ खास गुण होने ही चाहिए। सबसे पहला, साफ छवि। दूसरा, लोगों से गहरा जुड़ाव, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा लगे। तीसरा, उसमें एक युवा ऊर्जा हो। और चौथा, सबसे जरूरी, उसकी जड़ें मजबूती से स्थानीय हों, वो कोई बाहरी चेहरा न लगे। इन्हीं गुणों से वोटरों का भरोसा दोबारा जीता जा सकता है। और जब हम आधुनिक तकनीक और वोटर डेटा की बात करते हैं तो एक और जिम्मेदारी सामने आती है। भारत के डेटा गोपनीयता कानून के तहत किसी भी वोटर की जानकारी का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सहमति लेना सबसे जरूरी है। इस जानकारी का इस्तेमाल सम्मान के साथ, एक खास मकसद के लिए और पूरी पारदर्शिता के साथ ही किया जाना चाहिए। ये हर अभियान की नैतिक जिम्मेदारी है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं, क्योंकि राजनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल सबके सामने है, क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीत लेना है या फिर उस जीत के जरिए प्रभावी ढंग से शासन करने और लोगों की सेवा करने का अधिकार हासिल करना है? क्योंकि असली परीक्षा तो जनादेश मिलने के बाद ही शुरू होती है।